मिस्टर नोबल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपडेटेड चैप्टर सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। हमारा चैनल नोबल चैप्टर पर आधारित है, इसलिए वीडियो और ऑडियो मेल नहीं खा सकते हैं। अध्याय 934 पृथ्वी दानव कठपुतली अपनी शक्ति का खुलासा। चांदी के रंग की मानव आकृति जो अचानक प्रकट हुई थी, ने सभी की आंखों को आकर्षित किया। इतने शक्तिशाली बिजली के बोल्ट को हराने वाला एक पंच, ये संभावना थी कि एक साधारण अभिजात वर्ग डूजोंग को भी इसे प्राप्त करने में कठिनाई होगी। सू कियान और लिटिल फेरी डॉक्टर पारगम्य चुप्पी से उबरने के लिए सबसे तेज थे। उनकी निगाहें बिजली के भीतर एक चमकदार चांदी चमक के साथ मानव आकृति पर आशय से ध्यान केंद्रित। वे एक पल बाद थोड़ा त्योरी चढ़ा समाप्त हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चला कि वे उस आकृति की आभा को महसूस करने में असमर्थ थे। अधिक से अधिक वे इसके भीतर एक चरम शक्ति को महसूस करने में सक्षम थे। इस बल के शक्तिशाली होने के बावजूद इसने इसमें कुछ कठोरता प्रकट की। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसने अपनी बुद्धि खो दी हो। ये है। सू कियान की निगाहें चांदी के रंग की मानव आकृति को गौर से देख रही थी। एक पल बाद उन्होंने हवा की एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, ये तथाकथित स्काई दानव कठपुतली है। जियोयान ने वास्तव में इसे परिष्कृत किया है। लिटिल फेरी डॉक्टर की सुंदर आंखों में एक अजीब सी चमक भी चमक रही थी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, हालांकि पहले जियोयान के रोने से ये स्काई डेमन पपेट नहीं लगता है, बल्कि एक पृथ्वी दानव कठपुतली है। मैंने उस कठपुतली कौशल को भी पढ़ा है। कठपुतली को 3 श्रेणियों आकाश, पृथ्वी और मनुष्य में विभाजित किया गया है। ये संभावना है कि कठपुतली जियोयान परिष्कृत पृथ्वी वर्ग है। सू कियान ने अपनी अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव के साथ बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। यह अप्रत्याशित है कि सिर्फ एक पृथ्वी श्रेणी पहले से ही इतनी शक्तिशाली है। उच्चतम श्रेणी स्काई दानव कठपुतली कितनी मजबूत होगी? मुझे मत बताओ कि यह एक कुलीन डूजून के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके सिर हिलाकर रख दिया। उसकी सुंदर आंखों ने चांदी के रंग की आकृति को देखा क्योंकि उसने कहा, इस कठपुतली की मदद से ये संभावना है कि हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी ताकत को देखते हुए ये कठपुतली कम से कम एक 5 सितारा डूजोंग के आसपास होनी चाहिए। यह एक गोली बिजली से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जो आधे से अधिक समाप्त हो गई है। सू कियान ने भी सिर हिलाया और उससे सहमत हो गई। जियोयान रॉक प्लेटफॉर्म पर बैठ गया जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर और सू कियान बातचीत कर रहे थे। उसने कुछ मोटे सांस छोड़ते हुए अपने मुंह के कोने पर खून के निशान को रगड़ दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ इतने सारे पिल लाइटनिंग को जबरदस्ती प्राप्त करना पहले से ही आसान नहीं था। जब तक वो एंग्री बुद्धा लोड्स फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक ये संभावना थी कि वो ये सब सहन नहीं कर पाएगा। जियोयान ने अपने शरीर के भीतर बेतरतीब ढंग से अराजक बिजली की ताकत को महसूस किया क्योंकि वो बर्फ ठंडी चट्टान की मेज पर बैठा था। उसके मुंह का कोना अनायास ही 1-2 बार फड़फड़ाया। ये लानत ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी जब उसने पहले अपने डूक्यूई के साथ संपर्क किया था। हालांकि ये भाग्यशाली था कि उनके शरीर के आंतरिक भाग को स्वर्गीय ज्वाला द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए उन्होंने बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी बिजली की ताकत के विशेष सुन्न प्रभाव ने अभी भी जियोयान को महसूस किया जैसे कि उसके पूरे शरीर में ताकत की कमी है। यहाँ तक कि उनके डूक्यूई का प्रचलन भी बहुत अधिक थका हुआ था। जियोयान ने अपने दांत भींच लिए और जबरदस्ती पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपना कुछ पीला चेहरा उठाया और आकाश में काले बादलों के काले द्रव्यमान को देखा। काले बादलों में चांदी की रोशनी चमकती थी क्योंकि गड़गड़ाहट धीरे धीरे फैलती थी, जिससे किसी का मन बेचैन हो जाता था। ये लानत गोली बिजली लगभग पहले से ही खत्म हो जाना चाहिए, है ना? जब तक मैं 1-2 राउंड और सहते रहूंगा, तब तक मैं इसे सफलतापूर्वक सहन कर चुका हूँ। जियोयान ने अपने मुंह के कोने पर खींच लिया क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए। एक अंगूठे के आकार की बैंगनी लाल औषधीय गोली चांदी की चमक के नीचे कुछ हद तक राक्षसी जैसी चमक को दर्शा रही थी। जियोयान इस औषधीय गोली के भीतर एक राजसी और रहस्यमय जीवन शक्ति को महसूस करने में सक्षम था। छोटी सी बात, मैंने तुम्हारे लिए काफी कष्ट सहे हैं। जियोयान इस हेवन सोल ब्लड बोन पिल को देखते हुए फूट फूट कर हंसा और खुद से बुदबुदाया। बैंग! जब जियोयान खुद से बड़बड़ा रहा था, बादल की परत एक बार फिर आकाश में मंथन कर रही थी। एक धमाकेदार गड़गड़ाहट की आवाज फूट पड़ी। क्या ये फिर से आने वाला है? जियोयान भौहें थोड़ी बुनी हुई थी क्योंकि उन्होंने बादल की परत के भीतर एक तेजी से शानदार राजसी बिजली बोल्ट को महसूस किया।
वहाँ कौन है? एक विशाल चांदी के रंग का स्तंभ अचानक बादल परत के प्रतिबंधों के माध्यम से टूट गया। उस पल में चमकदार रोशनी ने अंधेरे इन अकादमी को दिन के समय की तरह ही प्रकट कर दिया। इस विशाल चांदी के रंग के बिजली बोल्ट में निहित बिजली की ताकत किसी भी पिछले समय की तुलना में अधिक भयावह थी। जियोयान के अनुमान के अनुसार यह मुश्किल होगा यदि प्रथम एल्डर सूकियान को इस हड़ताल को बलपूर्वक प्राप्त करना था। ये गोली बिजली वास्तव में भयावह है। इसके अलावा ये केवल पिल लाइटनिंग है जो एक टियर 7 औषधीय गोली द्वारा बनाई गई है। यदि यह इसके बाद टियर 8 है या टियर 9 भी है, उस तरह की पिल लाइटनिंग में दुनिया को नष्ट करने की ताकत होगी, है ना? सूकियान आकाश में खड़ा था और चांदी के रंग की विशाल बिजली को देख रहा था। यह नीचे गिरने के लिए उल्कापिंड जैसे रुख का उपयोग करने से पहले आकाश में रुक गया। वो अनैच्छिक रूप से एक विस्मयादिबोधक बाहर दे समाप्त हो गया। लिटिल फेयरी डॉक्टर ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी सुंदर आंखें विशाल चांदी के रंग के बिजली बोल्ट पर बंद थी। इसके भीतर निहित बिजली की ताकत पहले से ही एक भयावह डिग्री तक पहुंच गई थी। पृथ्वी दानव कठपुतली, जाओ। जियोयान ने चांदी के रंग की विशाल बिजली को देखा जो एक फ्लैश में पहुंच गई, इससे पहले कि उसके मुंह से एक धीमी चीख निकल गई। बैंग! जियोयान का रोना अभी सुनाई दिया था जब पृथ्वी दानव कठपुतली के घुटने थोड़े मुड़े हुए थे। अचानक आंकड़ा एक उग्र तीर की तरह था। एक स्ट्रिंग से प्रणोदन बल उधार के रूप में यह एक धमाके के साथ विशाल चांदी के रंग की बिजली की ओर गोली मार दी। इनर अकेडमी ने तुरंत कई विस्मयादिबोधक उत्सर्जित किए जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी दानव कठपुतली ने इस आमने सामने की टक्कर को चुना था। पृथ्वी दानव कठपुतली की गति के साथ ये पलक झपकते ही उस विशाल बिजली के बोल्ट के नीचे दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी एक बार फिर कस गई थी और उसके शरीर में मॉन्स्टर कोर से एक उग्र लाल रंग की ऊर्जा प्रवाहित हुई। अंत में ऊर्जा तेजी से अपने हाथ के चारों ओर लिपट गई, जिससे यह एक लौ की तरह दिखाई देती है। बैंग! पृथ्वी दानव कठपुतली ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक साधारण पंच लॉन्च किया। पंच फेंके जाने पर तुरंत हवा में एक तेज सोनिक बूम ध्वनि दिखाई दी। कई भयावह हवा की लहरें तेजी से मुट्ठी की सतह से पानी की लहरों की तरह फैल गयी। बूम! मुट्ठी है कि भयावह बल निहित विशाल चांदी के रंग बिजली पर उतरा। इसी क्षण बिजली कड़कने लगी। उस पल के बाद एक विस्फोट जो हर किसी की आत्माओं के भीतर गहराई से चला गया था। एक आत्मा सरगर्मी तरीके से आकाश में फैलने से पहले लग रहा था। कई स्तब्ध निगाहों के सामने चांदी की विशाल बिजली धीरे धीरे ढह गई। तेज आंखों वाले लोगों ने पाया कि मकड़ी के जाले जैसी काले काले स्थानिक दरारें उस स्थान पर दिखाई दी थी जहां पृथ्वी दानव कठपुतली की मुट्ठी उतरी थी। उन्होंने अनजाने में ठंडी हवा की गहरी सांस ली। जबकि बिजली उखड़ गई, पृथ्वी दानव कठपुतली भी इसी तरह उस विशाल ताकत से आकाश से हिंसक रूप से नीचे गिर गई थी। ये कांपती जमीन की आवाज के साथ इनर अकेडमी में घुस गया। इसके तुरंत बाद हालांकि पृथ्वी दानव कठपुतली का चांदी का शरीर एक बार फिर से उड़ गया, इससे पहले कि कोई जाकर जांच कर सके। इसे रॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर निलंबित कर दिया गया था, जिससे जियोयान के सामने रक्षा की एक मानव दीवार बन गई। जियोयान ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि पृथ्वी दानव कठपुतली ने इतनी बहादुरी से विशाल बिजली प्राप्त की। उसकी निगाहें उसके शरीर पर केवल उसकी आंखें तुरंत संकीर्ण करने के लिए बह गईं। इस समय पृथ्वी दानव कठपुतली का पूरा शरीर एक चांदी की चमक का उत्सर्जन कर रहा था। इस चांदी की चमक के नीचे कुछ बेहोश बिजली टिमटिमाती हुई लग रही थी। चांदी के रंग की चमक बेहद शुद्ध थी, लेकिन जियोयान ने स्पष्ट रूप से याद किया कि कठपुतली के शरीर की सतह में अभी भी कुछ धब्बेदार धब्बे थे जब उन्होंने इसे परिष्कृत किया था। उस चांदी की बिजली की ताकत ने अनजाने में पृथ्वी दानव कठपुतली के शरीर के भीतर कुछ धब्बेदार अशुद्धियों को उजागर किया था। कठपुतली के शोधन ने अपनी श्रेणी की पहचान करने के लिए अपने रंग का उपयोग किया। इसका रंग जितना शुद्ध होगा, उसकी वास्तविक ताकत उतनी ही मजबूत होगी। यदि एक ही श्रेणी के भीतर एक वर्गीकरण था, तो पृथ्वी दानव कठपुतली जब इसे सफलतापूर्वक वापस परिष्कृत किया गया था, तो सबसे अधिक मध्य स्तर पर माना जा सकता था। हालांकि बिजली की ताकत द्वारा शोधन के बाद ये धीरे धीरे एक उच्च स्तर तक उन्नत हुआ। ये बात वास्तव में काफी अच्छा लग रहा है। जियोयान के मुंह का कोना धीरे धीरे एक चाप में उठा लिया गया। उसने सिर उठाया और गर्म नेत्रों से काले बादलों में बिजली को देखा। उन्होंने सोचा कि क्या पृथ्वी दानव कठपुतली उच्च स्तर के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगी यदि यह उन सभी को प्राप्त करता है। जियोयान का यह विचार अभी प्रकट हुआ ही था कि आकाश में चांदी की चमक एक बार फिर टिमटिमाई। ये देखकर जियोयान हंस पड़ा और बोला, हमला करते रहो। जियोयान के आदेशों को सुनकर
पृथ्वी दानव कठपुतली ने थोड़ा भी संकोच नहीं किया। इसने एक बार फिर अपने शरीर को हवा में गोली मार दी, आकाश में रुक गया और हिंसक रूप से घूंसे फेंके चांदी की बिजली से टकरा गया। धमाका, धमाका, धमाका। बिजली के फटने की आवाज बार बार पूरे आसमान में गूंज रही थी। चांदी के रंग की आकृति के शरीर से निकलने वाली चांदी की चमक हालांकि स्तब्ध निगाहों के सामने उज्जवल और उज्जवल हो गई। इस तरह की लगातार आमने सामने की टक्कर लगभग आधे घंटे तक जारी रही। आसमान में काले बादलों की परत के भीतर बिजली की ताकत बहुत कम हो गई थी। काले बादल ने धीरे धीरे मंथन करना बंद कर दिया। उसका रंग भी धीरे धीरे पीला हो गया था। जाहिर है ये पिल लाइटनिंग खत्म हो गई थी। काले बादलों के तालु होने के बाद दबाव की भावना जिसने पूरे इन अकादमी को कवर किया था पूरी तरह से फैल गई। काफी संख्या में लोगों ने राहत की सांस ली और ऐसा प्रतीत हुआ कि आसमान से सूरज की रोशनी की पहली किरणें गिरने पर भारी बोझ से मुक्त हो गए हैं। प्रकृति के पराक्रम में सचमुच बहुत दबाव था। पृथ्वी दानव कठपुतली एक बार फिर नीचे उतरी और जियोयान के सामने दिखाई दी जब काले बादल फीके पड़ गए। जियोयान ने पृथ्वी दानव कठपुतली पर नजर डाली जो उस पर थोड़ी सी भी अशुद्धता की उपस्थिति के बिना बेहद चांदी और चमकदार हो गई थी। उसके मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। उसने अपना हाथ हिलाया और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में लौटा दिया, जिसके बाद उन्होंने एक जैड बोतल निकाली और ध्यान से उसमें हेवन सोल ब्लड बोन पिल रख दी। ये सब पूरा करने के बाद ही जियोयान ने पूरी तरह से राहत की सांस ली। उसके हाथ ने धीरे से उसकी छाती को सहलाया और मन ही मन बुदबुदाया, बिजली की ताकत क्या कर सकती है मेरी स्वर्गीय ज्वाला के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। चूंकि आप सभी मेरे शरीर में घुसने की हिम्मत करते हैं, आप मुझे 7वें स्टार स्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। जियोयान ने अपनी आवाज आने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दोनों हाथों ने तेजी से प्रशिक्षण मुहर बनाई। गोली शोधन की इस अवधि के दौरान जियोयान ने 6 सितारा डुहुआंग स्तर के शिखर तक तेजी से पहुंचने के लिए तथाकथित पिल स्पिरिट रियल्म पर भरोसा किया था। उसे बस इतना चाहिए था कि वो सफलता हासिल करने के लिए एक छोटा सा अवसर था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि उन्हें इस अवसर के लिए एक और समय तक इंतजार करना होगा। अंत में बिजली की ताकत जो उसके शरीर में घुस गई थी, उसने अप्रत्याशित रूप से उसे यह अवसर दिया था। अध्याय 935 फिर से तोड़ना। उस समय गोली बिजली के फटने के लगभग 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों के दौरान जियोयान की आकृति उस चट्टान के मंच पर अपनी आंखें कसकर बंद करके पालथी मारकर बैठी थी। चूषण बल की लहरें उसके शरीर से बाहर निकल गईं। आसपास की कॉम्पैक्ट प्राकृतिक ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। जियोयान इस अवशोषित स्थिति को तब से बनाए हुए था जब से पिल लाइटनिंग समाप्त हो गई थी। इसके अलावा उनकी आभा भी इस स्थिति में अस्थिर हो गई थी। शक्तिशाली डू क्यूई की लहरें ज्वार की तरह थीं क्योंकि वे धीरे धीरे उसमें वापस सिकुड़ने से पहले जियोयान के शरीर से बार बार बह निकली थी। यह एक चक्र की तरह लग रहा था जो लगातार चल रहा था। सुकियान और अन्य लोगों की दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से जियोयान की स्थिति से अवगत थे। इस समय वो एक ऐसी स्थिति में था जहां वो सफलता और आगे बढ़ने वाला था। इसलिए सुकियान ने न केवल लोगों को रॉक प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाली सीढ़ियों को सील करने के लिए भेजा था, बल्कि रॉक प्लेटफॉर्म के नीचे एक बड़े क्षेत्र को भी अलग कर दिया था। इस समय अगर जियोयान को परेशान किया जाए और इस स्थिति को छोड़ दिया जाए तो उसका नुकसान काफी बड़ा होगा। आखिरकार इस तरह की सफलता का अवसर कुछ ऐसा नहीं था जो सिर्फ इसलिए दिखाई देगा क्योंकि कोई इसे चाहता था। इन कुछ दिनों के दौरान इन अकेडमी के छात्र पहले से ही रॉक प्लेटफॉर्म पर काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति से बेहद परिचित हो गए थे। जब वे कभी कभी दूर से गुजरते थे तो उनकी निगाहें कुछ पतली आकृति को देखते हुए सम्मान और श्रद्धा ले जाती थी। वो इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम था जो कि उनके कबीले के कुछ वरिष्ठों से भी अधिक था। इसके अलावा हर कोई जानता था कि जियोयान वर्तमान में अभी भी एक ऐसी उम्र में है जो प्रशिक्षण के लिए सबसे इष्टतम था। कौन जानता था कि भविष्य में वो किस तरह के भयावह चरण में पहुंचेगा। काफी संख्या में छात्रों के भीतर सम्मान अनायास ही सघन हो गया क्योंकि ये विचार उनके दिलों में कौंध गए। जियोयान की उपलब्धियां उनके सम्मान के योग्य थीं। अनगिनत निगाहों की निगरानी में होने के बावजूद रॉक प्लेटफॉर्म पर जियोयान बाहरी दुनिया के लिए अपनी इंद्रियों को खो देता दिखाई दिया। वो एक बूढ़े साधु की तरह पालथी मारकर ध्यान में बैठा था, थोड़ा सा भी हिले नहीं। यद्यपि उसका शरीर एक मूर्ति की तरह लग सकता है, उनमें से कुछ जो अधिक संवेदनशील थे वे उसके शरीर के आसपास की आभा को तेजी से ताकत में वृद्धि का पता लगा सकते थे।
आकाश हजारों किलोमीटर के भीतर बिना किसी बादल के था। नन्ही परी डॉक्टर खाली आसमान में खड़ी थी। उसने सिंपल और हल्के कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे बर्फ जैसे बाल बेतरतीब ढंग से एक बैंगनी रंग के रिबन द्वारा संयमित किया गया था। उसके सफेद बाल बह गए जब हवा खत्म हो गई, एक ईथर भावना का उत्सर्जन किया। उसका संकरा शरीर सादे पीले रंग की पोशाक से ढका हुआ था। कपड़े, जिसमें सुनहरे धागे थे, ने त्वचा को उजागर किया, जिससे यह और भी पीला दिखाई दिया। उसकी सुंदरता के कारण कुछ पुरुष छात्र अकादमी के भीतर चलते समय अनजाने में धीमे हो गए। उनकी आंखों में कुछ असामान्य चमक दिखाई दी। इनर अकेडमी में ऐसे कई छात्र नहीं थे जो लिटिल फेयरी डॉक्टर के बारे में ज्यादा जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि यह ठंडी, उदासीन और सुंदर महिला वरिष्ठ जियो यान का पीछा कर रही थी। इसके अलावा ये लड़की, जो उनसे ज्यादा उम्र की नहीं दिखती थी, एक कुलीन डुजोंग थी जो फर्स्ट सुकियान से भी मजबूत थी। लिटिल फेयरी डॉक्टर की उपलब्धियों के सामने, जो जियो यान की तुलना में और भी भयावह थे, इन अकादमी के भीतर कई तथाकथित प्रतिभाओं ने चुपचाप महसूस किया कि इस दानव जैसी प्रशिक्षण प्रतिभा के तहत उनके चेहरे पीले हो गए हैं। हालांकि इसने लिटिल फेयरी डॉक्टर को इन अकादमी के भीतर कई पुरुष छात्रों के आदर्श प्रेमी होने से नहीं रोका। वो मजबूत थी और उसके पास एक महान आचरण था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बेहद सुंदर थी। इसके अलावा वो स्त्री, नीच और दयनीय दिखाई दी। ये सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों से मेल खाता था जो एक आदमी एक प्रेमी का चयन करने के लिए इस्तेमाल करता था, जिससे कोई अनजाने में उस पर दया करने और दया करने की इच्छा रखता था। निस्संदेह वे केवल अपने हृदय के भीतर ही ऐसे विचारों को सोच सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि अगर उनके पास जियो यान की प्रतिभा और आकर्षण नहीं है, तो ऐसी राक्षस जैसी लड़की को सफलतापूर्वक वश में करना मूल रूप से असंभव था। लिटिल फेयरी डॉक्टर इस बात से अनजान थी कि उसने इतने कम समय में इन अकादमी के भीतर इतनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। अगर उसे इसकी जानकारी होती भी तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इन वर्षों के दौरान उसकी मुठभेड़ों ने उसे कुछ हद तक ठंडा और उदासीन चरित्र बना दिया था। जब तक वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वो परिचित थी, वो उनसे संपर्क करने या चैट करने की पहल नहीं करेगी। इस समय उसकी सुंदर आंखें रॉक प्लेटफॉर्म पर जियो यान को घूर रही थी। वो हर रोज इस दौरान जियो यान को देखने में काफी समय बिताती थी। ये सिलसिला 5 दिनों तक बिना रुके जारी रहा। लिटिल फेयरी डॉक्टर की जिद ने कुछ पुरुषों को उसके लिए अपनी दया महसूस करने के लिए आकर्षित किया था। उनकी आंखों में जल रही लौ के रूप से ये संभावना थी कि वे खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे और एक चुनौती जारी करने के लिए चार्ज करेंगे यदि उनके और जियो यान के बीच भारी अंतर के लिए नहीं, जिसके बाद वे इस सुंदरता को उसके कड़वे इंतजार से बचाएंगे। बेशक ये तथाकथित आवेग तब उठा था जब यह उनके दिमाग तक पहुंचने से पहले ही तेजी से नष्ट हो गया था, क्योंकि उनके तर्कसंगत ने उन्हें बताया था कि अगर उन्होंने वास्तव में ऐसा किया है तो संभावना है कि जियो यान को भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके दिलों में सही प्रेमी बेतरतीब ढंग से अपना हाथ हिलाते थे और उन्हें मक्खी की तरह उड़ते हुए भेजते थे। आकाश में हल्की हवा चल रही थी। लिटिल फेयरी डॉक्टर के कपड़े उसके शरीर का पालन करते थे, उसकी चलती घटता को रेखांकित करते थे। उसके नाजुक हाथ धीरे बर्फ सफेद बाल है कि उसके माथे के सामने उतरा दूर ढकेल दिया। उसकी सुंदर आंखों ने जियो यान का अध्ययन किया, जिसने कोई गतिविधि नहीं दिखाई। उसकी सुंदर भौहें अनायास ही गुनगुनी हो गई क्योंकि वो बुदबुदाई, क्या आप अभी भी नहीं कर रहे हैं? क्या इस उन्नति के लिए लिया गया समय थोड़ा लंबा नहीं है? जियो यान को अपनी ट्रेनिंग कंडीशन में आए 4 दिन हो चुके थे। इन 4 दिनों के दौरान उनके शरीर ने इस स्थिति को बनाए रखा था, थोड़ा भी नहीं हिल रहा था। यदि लिटिल फेयरी डॉक्टर जियो यान के शरीर के भीतर धीरे धीरे मजबूत होने वाली आभा को महसूस करने में सक्षम नहीं था, तो संभावना थी कि उसने वास्तव में सोचा होगा कि उसके प्रशिक्षण के दौरान एक दुर्घटना हुई थी। नन्ही परी डॉक्टर के छोटे से मुंह से एक हल्की सी आह निकली। उसने तुरंत अपने शरीर को घुमाया और जाने की तैयारी कर रही थी। हालांकि तत्काल वो अपने शरीर बदल गया। ऊर्जा की एक लहर अचानक रॉक मंच से प्रेषित किया गया था। लिटिल फेयरी डॉक्टर की क्षमता के साथ इस तरह के एक ऊर्जा विद्रोह, जिसे अत्यधिक तीव्र नहीं माना जाता था, उसके द्वारा लगभग तुरंत खोजा गया था। उसका शरीर अचानक बदल गया और उसकी सुंदर आंखों में खुशी का एक धागा था क्योंकि वो रॉक प्लेटफॉर्म को देख रही थी। इस समय रॉक प्लेटफॉर्म के आसपास की ऊर्जा बेहद अशांत हो गई थी। कई धब्बेदार प्राकृतिक ऊर्जाएं तेजी से एकत्रित हुई, जो जियो यान के सिर के ऊपर एक भंवर बनाती दिखाई दी। अंत में उन्होंने सभी दिशाओं से जियो यान के शरीर में डाला।
इस ऊर्जा में डालना केवल एक छोटे से दर्जन से अधिक सेकंड के लिए जारी रहा, इससे पहले कि यह धीरे धीरे बिखर गया। जब धब्बेदार ऊर्जा का अंतिम धागा गायब हो गया तो जियोयान की आंखें, जो 4 दिनों से बंद थी, अचानक खुल गईं। एक शक्तिशाली आभा अचानक सभी दिशाओं में उसके शरीर से बाहर निकल गया। पल वो उसकी आंखें खोली। आभा का हिंसक प्रवाह केवल एक पल तक चला, इससे पहले कि वो जियोयान के शरीर में तेजी से वापस ले लिया गया। हालांकि इस अचानक बदलाव ने अभी भी इन अकादमी के भीतर काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय कई टकटकी रॉक प्लेटफॉर्म पर फेंक दी गयी। कुछ विस्मयादिबोधक अनैच्छिक रूप से उत्सर्जित हुए जब उन्होंने जियोयान को अपनी आंखें खोली। जियोयान को इन अकेडमी के भीतर सुनाई देने वाले शोर से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी को बेतरतीब ढंग से जकड़ लिया। अपने शरीर के भीतर डू क्यूई को महसूस किया, जो कुछ दिनों पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसने अनजाने में अपना मुंह अलग कर लिया और मुस्कुराया। वर्तमान वो अंततः 6 सितारा डू हुआंग स्तर के माध्यम से सफलतापूर्वक टूट गया था और 7 सितारा डू हुआंग स्तर तक पहुंच गया था। 7वां सितारा डू हुआंग वर्ग के शिखर तक पहुंचने से पहले अभी भी 2 सितारों का अंतर है। डू सोंग वो भी ज्यादा दूर नहीं है। जियोयान धीरे धीरे चट्टान के मंच से खड़ा हुआ और खुद से बुदबुदाया। उनकी निगाहें तुरंत जियानान अकादमी के उत्तरी आकाश में बह गईं, क्योंकि वो थोड़ा अनुपस्थित हो गए थे। उस समय जून एयर इस दिशा में चली गई थी जब वो चली गई थी। जियोयान की निगाहें उत्तरी आकाश की ओर एक तक देख रही थी। एक पल बाद वो अचानक उसकी मुट्ठी भींच लिया। उसकी काली काली आंखों में एक ठंडी कठोर चमक चमक रही थी। इस समय उन्होंने उस व्यक्ति को भी याद किया जो उस समय इन अकादमी में आया था और जून एयर को दूर ले आया था। उनका नाम निश्चित रूप से एक स्मृति थी जिसे जियोयान के लिए निकालना मुश्किल था। मैं ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का नया डिप्टी कमांडर लिंग क्वान हूँ। उस समय 4 पंखों वाले एकल सींग वाले जानवर पर कदम रखते हुए युवक ने एक उच्च स्थान से जियोयान से एक ठंडी मुस्कान के साथ बात की थी। लिंग जब जियोयान ने हवा की गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक शीतलता चमक उठी। उस समय वो तथाकथित ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के डिप्टी कमांडर के सामने चींटी की तरह कमजोर था। हालांकि उसे वर्तमान में अपने शासक के अधीन उसे खत्म करने का विश्वास था। क्या यह व्यक्ति एक बार फिर उसके सामने दिखाई दे? कुछ ही वर्षों में जियोयान के तेजी से विकास के बाद वर्तमान जियोयान अब वो छोटा दादूशी नहीं था जिसे कोई भी अपने हाथों से गूंथ सकता था। जून एयर मेरे लिए प्रतीक्षा करें। सेंट्रल प्लेन्स मेरा भी इंतजार करो। जियोयान ने रॉक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पूरी इन अकेडमी को नजरअंदाज कर दिया। सीने में भरने से पहले अचानक उसके दिल से एक अभिमान निकल आया। क्या आप सफलतापूर्वक उन्नत हुए हैं? मैं एक सुंदर सुंदर आकृति दिखाई दी। रॉक प्लेटफॉर्म के बाहर हवा और धीरे से जियोयान से एक सवाल पूछा, जबकि बात का मूड बढ़ गया। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया, क्योंकि उसने लिटिल फेयरी डॉक्टर को देखा जो अपने शुद्ध और सरल कपड़ों में असाधारण रूप से निर्दोष दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, इन 2 दिनों के दौरान सुरक्षा प्रदान करना आपके लिए कठिन रहा है। हमारे बीच इस तरह के विनम्र शब्द कहने की आवश्यकता क्यों है? नन्ही परी डॉक्टर की आंखें नीची हो गयी, क्योंकि वो धीरे से बोल रही थी। एक शर्मीला लाल की एक लड़की को अपने गुलाबी चेहरे पर चढ़ना चाहिए था। उसके स्वर में थोड़ी नाराजगी लग रही थी। के मैं लापरवाह हो गया हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं भविष्य में ऐसा नहीं कहूँगा। जियोयान ने जल्दी से अपने शब्दों को बदल दिया जब उसने देखा कि लिटिल फेयरी डॉक्टर थोड़ा दुखी दिखाई दे रहा है। उसने केवल राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा बेहतर हो गया है। वो मुस्कुराया और कहा, चलो चलते हैं। कुछ चीजों को क्रम में रखने के बाद ये हमारे जाने का समय हो सकता है। क्या हम जाने वाले हैं? कब होगा? लिटिल फेयरी डॉक्टर कुछ अनिच्छा से बोलने से पहले ये सुनकर चौंक गई। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। उसकी निगाहें उत्तरी आकाश में लौट आईं। किसी अज्ञात कारण से एक गर्मी और अधीरता अचानक वर्तमान में बढ़ गई थी। वो वास्तव में तथाकथित केंद्रीय मैदानों का अनुमान लगा रहा था। 3 दिनों के भीतर जियोयान ने अपने दिल की गर्मी को दबा लिया, अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। उसने उसके चिकने जैद जैसे चेहरे को देखते हुए लिटिल फेयरी डॉक्टर को जवाब दिया। इस समय लिटिल फेयरी डॉक्टर ने अचानक महसूस किया कि उसके सामने वाला आदमी एक आत्मविश्वास और बढ़ती ताकत से भरा था जिसका वर्णन करना मुश्किल था। अध्याय 936 प्रस्थान। जियोयान एक शांत यार्ड के भीतर एक रॉक चेयर पर बैठा था। एक चाय की मेज उसके पास बैठी थी जो चट्टान से बनाई गई थी और उस पर स्नैक्स की 2 प्लेटें रखी गई थी। हरी चाय का एक बर्तन एक बेहोश बादल है कि एक मामूली खुशबू बिखरे हुए उत्सर्जित किया गया था।
जियो यान चुपचाप रॉक चेयर पर बैठ गया। वो कभी कभी हरी चाय का एक कौर चखता था और अचानक थोड़ा भावुक महसूस करता था। आखिरकार वो इस जगह को छोड़ने वाला था। इसके अलावा भविष्य अनिश्चितता से भरा था। इस बात की परवाह किए बिना कि कोई व्यक्ति कितना मजबूत था, उनका दिल एक ऐसे भविष्य के सामने एक उदासी महसूस करेगा जिसके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जियो यान ने यार्ड में कुछ पीले पेड़ के पत्तों को देखा और अनजाने में एक नर्म आह छोड़ी। उसने अपना सिर घुमाया और यार्ड के प्रवेश द्वार पर खड़ी एक आकृति को देखा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, दूसरा भाई आप आ गए? प्रवेश द्वार पर जियोली ने धीरे धीरे यार्ड में प्रवेश करने से पहले अपना सिर हिलाया। वो एक पल के लिए चुप था और फिर बोला, मैं अभी जियो गेट से ऊपर की ओर भागा। फर्स्ट एल्डर ने जो कहा, क्या आप छोड़ने की योजना बना रहे हैं? जियो यान मुस्कुराया और जवाब दिया, ये छोड़ने का समय है। इस जगह पर बने रहने से मुझे वास्तव में हॉल ऑफ सोल्स के साथ संघर्ष करने की ताकत हासिल करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आप हमेशा सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि ये स्थान वास्तव में वर्तमान के लिए बहुत छोटा है। केंद्रीय मैदान आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। जियोली ने उजाड़ की भावना के साथ आह भरी। उन्होंने जियो यान पर ध्यान केंद्रित किया और उनके दिल में एक बार फिर कुछ भाव उभर आए। पीछे से आया कोमल युवक अनजाने में इस हद तक बड़ा हो गया था। जियो यान की आंखें अनायास ही खट्टी हो गईं क्योंकि उसने कुछ दुखी जियोली को देखा। इस बार की विदाई पहले की तरह नहीं थी। मध्य मैदानों और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र या जिया महासाम्राज्य के बीच की दूरी की गणना करना मुश्किल था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वो इस प्रस्थान के बाद कब लौटेंगे। जियोली ने कुछ शांत जियो यान को देखकर जल्दी से अपना ध्यान आकर्षित किया। जियोली ने उसके कंधे थपथपाए और मुस्कुराते हुए कहा, अपने दूसरे भाई के साथ इतना भावुक व्यवहार मत करो। अगर बड़े भाई को पता होता कि मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ, तो वो शायद मुझे डांट पीट कर मार डालता। बड़े भाई के जिक्र पर जियो यान का दिल गर्म हो जाता है। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद दूसरे भाई को जियो गेट का ठीक से प्रबंधन करना चाहिए। पेन गेट के समर्थन के साथ जियो गेट की क्षमता को सीमित करना मुश्किल होगा। जब तक मैं लौटता हूँ, जियो गेट पहले से ही पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का अधिपति बन सकता है। जियोली ने अपना मुंह अलग किया और हंस पड़ा। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह स्थिति होने से पहले केवल समय की बात है। जियो यान उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इन साथियों को कम मत समझो। हालांकि मैंने पहले बुजुर्ग से बात की है, वो आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। जिया नान अकादमी आमतौर पर ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में गुटों के साथ खराब शर्तों पर है। अतीत में ये हर किसी का लक्ष्य था। हालांकि वर्तमान जियो गेट के साथ जिया नान अकादमी का एक अतिरिक्त सहयोगी था। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जियो गेट के फैलते प्रभाव के साथ ये जिया नान अकादमी को शर्मनाक स्थिति से बचने में मदद करने में सक्षम होगा। जियोली ने अपना सिर हिलाया और कहा, आराम करो, आपने मुझे एक पूरा जियो गेट सौंप दिया है। भविष्य में मैं एक जियो गेट वापस करूंगा जो वर्तमान की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। जियो यान मुस्कुराया। वो अपनी स्टोरेज रिंग से जेड की बोतल निकालने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके भीतर बैंगनी लाल रंग की औषधीय गोली थी। जियो यान के हाथ ने जेड बोतल को सहलाया और एक पल बाद जियोली को सौंप दिया। उन्होंने धीरे से कहा, एक बार जब मैं चला जाता हूँ, तो मैं दूसरे भाई को इस औषधीय गोली को जिया मा साम्राज्य को देने के लिए किसी को भेजने के लिए परेशान करना चाहता हूँ और व्यक्तिगत रूप से इसे कैलिन के हाथ में सौंप देता हूँ। कैलिन, रानी मेदुसाहु। ये नाम सुनते ही जियोली थोड़ा चौंक गया। हालांकि ये भाग्यशाली था कि वो कैलिन और जियो यान के बीच संबंधों से भी अवगत था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। उसने कारण नहीं पूछा क्योंकि उसने औषधीय गोली प्राप्त की और सावधानी से उसे अपनी भंडारण अंगूठी के भीतर रख दिया। उन्होंने कहा, तीसरा भाई, कृपया आश्वस्त रहे कि जब मेरे पास समय होगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से जिया मा साम्राज्य को यह वितरित करूंगा। जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से कहा, इसके अलावा आपको बड़े भाई के साथ अधिक बार संपर्क करना चाहिए। जिया मा साम्राज्य के भीतर यान गठबंधन फल फूल रहा है। कैलिन की रखवाली के साथ हॉल ऑफ सोल्स को यान एलायंस को नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा जब तक कि इसके सच्चे विशेषज्ञ शामिल न हों। एक बार जब भविष्य में जियो गेट की ताकत बढ़ जाती है, तो हम यान एलायंस के साथ पूर्व और पश्चिम पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। उस समय दोनों गुट इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर हावी होंगे। हाँ, जियोली ने अपना सिर हिलाया। उसने जियो यान की ओर देखा और पूछा, इस समय जाने के बाद तुम कब लौटोगे? जियो यान चुप था।
उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। तुम कब जाओगे? कल। ये सुनते ही जियोली अनजाने में एक कड़वी हंसी छोड़ दी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और हिंसक रूप से जियोयान को एक बड़ा गले लगाया। उसके हाथों ने जबरदस्ती जियोयान की पीठ थपथपाते हुए कहा, लिटिल फेलो, अपना अच्छा ख्याल रखना। बड़े भाई के शब्दों को याद रखें। जियो कबीला आपके बिना नहीं कर सकता। पिता का बचाव भी कुछ ऐसा है जो केवल आप ही हासिल कर सकते हैं। जियोली की आवाज सुनकर अचानक बहुत अधिक कर्कश हो गया। जियोयान की आंखें अपने चरित्र के बावजूद अनायास ही लाल हो गयीं। दूसरा भाई, आप भी ध्यान रखें। अगले दिन आसमान से गुनगुनी धूप बिखरी और इनर एकेडमी के प्रवेश द्वार पर चमक गई। मानव सिर का एक घनी भीड़ वाला समूह वहां घूम रहा था। दरवाजे के बाहर छोटी पहाड़ी पर कई निगाहें टिकी रहीं। उस स्थान पर एक दो आकृतियां सीधी खड़ी थी। पहला बुजुर्ग, दूसरा भाई, हमें इस जगह तक विदा करके ठीक है। जियोयान ने प्रवेश द्वार पर सूकियान और जियोली को देखा और फिर एक बार फिर वू हाओ और पीछे के कई इन अकादमी के छात्रों को देखा। वो अनजाने में मुस्कुराया और एक जोर से स्पष्ट आवाज में बात की। एक गर्म मुस्कान से भरे काले वस्त्रधारी युवक के चेहरे को देखकर सूकियान को भी कुछ भावुक महसूस हुआ। उन्होंने कहा, आप में से काफी संख्या में हैं। शिन लैन भी अभी तक डू वांग वर्ग तक नहीं पहुंचा है और उड़ नहीं सकता है। इसलिए आपको अपने कदमों को बदलने के लिए इस ग्रिफॉन का उपयोग करना चाहिए। एक विशाल काली आकृति ने एक बाज के रोने को ले लिया क्योंकि यह धीरे धीरे सूकियान की आवाज के बाद आकाश से उतरा। इसने अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाया, एक जंगली हवा ले गई जिससे चारों ओर छोटे पेड़ अपने शरीर को झुका रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम बुजुर्ग। जियोयान के दिल में भी एक गर्मजोशी महसूस हुई क्योंकि उसने अपने सामने इस ग्रिफॉन को देखा। जिसके बाद उन्होंने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और मुस्कुराते हुए सूकियान को धन्यवाद दिया। ये सब कहने के बाद जियोयान लंबे समय तक इस तरह के विदाई के माहौल में बने रहने को तैयार नहीं दिखाई दिए। उसका शरीर हिल गया और ग्रिफॉन पर दिखाई दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान और शिन लैन ने भी उसके पीछे बारीकी से पीछा किया। हालांकि ये भाग्यशाली था कि इस ग्रिफॉन के ऊपर की जगह काफी बड़ी थी, इसलिए बोर्ड पर 4 लोगों के आने के बावजूद यह निचोड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। जियोयान, अपनी यात्रा पर सावधान रहें। जियोली एक बार फिर जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने ग्रिफॉन को देखा जो धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ा रहा था। जियोयान ने ग्रिफॉन के विशाल सिर पर खड़े होकर जियोली की ओर अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी निगाह तुरंत सभी पर घूम गई। अंत में वो एक गहरी सांस ली और उसकी आस्तीन लहराया। एक हवा ने ग्रिफॉन का समर्थन किया क्योंकि यह तेजी से आकाश में बढ़ गया। प्रमुख, अच्छी तरह से यात्रा करें। नीचे अकादमी के प्रवेश द्वार से अचानक एक जोर से और स्पष्ट गर्जना सुनाई दी क्योंकि ग्रिफॉन धीरे धीरे आकाश में बढ़ गया। जियोयान ने अपना सिर घुमाया और फैन गेट के कई सदस्यों को लाल लाल चेहरों के साथ चिल्लाते हुए देखा। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को नीचे हर किसी की ओर झुका दिया और ग्रिफॉन के उठने पर एक स्पष्ट हंसी धीरे धीरे नीचे प्रसारित हुई। कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। मुझे यकीन है कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे। यदि यह किस्मत में है तो चलो केंद्रीय मैदानों में मिलते हैं। जबकि स्पष्ट हंसी धीरे धीरे आकाश से नीचे प्रसारित हो रही थी। आकाश में ग्रिफॉन पहले से ही एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया था और तेजी से सभी की दृष्टि से गायब हो गया था। काफी संख्या में लोगों ने सुस्त अवशेष आवाज से कुछ भावुक महसूस किया। सूकियान ने अपनी निगाहें हटा ली। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में जियोली को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस साथी के चरित्र को देखते हुए वो मध्य मैदानों में भी बहुत अच्छी तरह से जीवित रहने में सक्षम होगा। वो मेरे जियो कबीले का गौरव है। जियोली मुस्कुराया। उनके शब्दों में थोड़ा गर्व प्रकट हुआ। मुझे विश्वास है कि वो जियानान अकादमी का गौरव भी बनेंगे। सूकियान जोर से हंसे, जिसके बाद वो मुड़ा और इन अकेडमी की ओर चल दिया। चलते समय उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता कि अगर यह साथी सेंट्रल प्लेन्स में हेडमास्टर से मिलता है तो ये किस तरह की दिलचस्प स्थिति होगी। हाय ही। सूकियान के शब्दों के अंत में अजीब हंसी सुनकर अकादमी के प्रवेश द्वार पर मौजूद लोगों ने अनजाने में एक दूसरे को देखा। वे कुछ हद तक चकित महसूस कर रहे थे क्योंकि वे चारों ओर मुड़े और पीछा किया। विशाल ग्रिफॉन ने दूर के आकाश में अपने पंख फड़फड़ाए क्योंकि उसके शरीर से एक बेहोश प्रकाश अवरोध फैल गया जो उन पर दौड़ने वाली जंगली हवा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था। जियोयान ग्रिफॉन की पीठ पर अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़ा था। उसकी निगाहें धीरे धीरे इनर एकेडमी की दिशा से हट गईं, जो पहले से ही उसकी दृष्टि से गायब हो गई थी।
वो भी छोड़ने के लिए होने से एक वीरानी महसूस कर रहा था। क्या हम वास्तव में इस लड़की को ला रहे हैं? पक्ष में लिटिल फेरी डॉक्टर जियो यान की वर्तमान निराशा से अवगत दिखाई दिया। उसने धीरे से बात की, विषय बदलते हुए, जबकि उसकी सुंदर आंखें जी यान के उत्साहित छोटे चेहरे को देख रही थी। ये सुनकर जियो यान ने भी अपना ध्यान वापस खींच लिया। उसने जी यान की ओर देखा और असहाय होकर कहा, पहले एल्डर ने मुझे उसे साथ लाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि सेंट्रल प्लेन्स में उनके वास्तविक शरीर से जुड़े कुछ रहस्य सामने आ सकते हैं। मैं वर्तमान में डू हुआन कक्षा में हूँ। मुझे मत बताओ कि आप चिंतित हैं कि मैं बोझ बन जाऊंगा। हालांकि जियो यान और लिटिल फेरी डॉक्टर की बातचीत नर्म थी, फिर भी इसे जी यान ने सुना था। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी के रूप में वो असंतोष के साथ सूंघा। जियो यान ने धीरे से मुस्कुराते हुए जी यान के सिर को रगड़ा। उसने उसके साथ बहस नहीं की। इसके बजाय उसकी निगाह ने शिन लैन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपको बाद के मार्ग को इंगित करने की आवश्यकता होगी। हाँ, शिन लैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बोलने से पहले उसकी निगाहों ने उस जगह को देखा। अगर हम केंद्रीय मैदानों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें क्षितिज शहर नामक शहर तक पहुंचना होगा। जगह से हम केंद्रीय मैदानों में जाने के लिए वर्महॉल का उपयोग करने में सक्षम होंगे। वर्महॉल, इस विदेशी नाम ने जियो यान को दम कर दिया। शिन लैन ने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया और जब उसने जियो यान की आंखों में अनिश्चितता देखी तो वो हंस पड़ी। वर्महॉल केंद्रीय मैदानों के लिए अजीब चीजें हैं। यह अभिजात वर्ग के डूजून द्वारा दो अलग अलग स्थानों को जोड़ने के लिए स्थानिक शक्ति का उपयोग करके बनाया गया है। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से केंद्रीय मैदानों की दूरी को कवर करने के लिए एक कुलीन डूजोन को कम से कम आधा साल लगेगा। हालांकि यदि कोई वर्महॉल का उपयोग करता है तो उसे केवल 1 महीने की समय की आवश्यकता होगी। हालांकि वर्महॉल का निर्माण काफी मुश्किल है। इसके अलावा इसे अक्सर मरम्मत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मरम्मत करने वाले व्यक्ति की ताकत कम से कम डूजोन वर्ग में होनी चाहिए। इसलिए मध्य मैदानों जैसे किसी अन्य क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में दिखाई देना बहुत दुर्लभ है। जियो यान एक बार फिर स्तब्ध रह गया। सुराग, एक मरम्मत करने वाले होने के लिए एक कुलीन डूजोन की आवश्यकता है। इस केंद्रीय मैदान में वास्तव में ऐसा रहस्यमय और नया सामान था। इस समय जियो यान को एक हिलबिली के एक शहर में प्रवेश करने का संकट दिखाई दिया।